नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनुपम। वेलकम प्राइड एडिफिकेशन यूट्यूब चैनल को सभी लोग जो देख रहे हैं उनके लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला 2 स्टार्ट करते हैं। पहली वाली श्रृंखला में हम लोग क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 10 तक डिस्कस किए थे और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 25 तक डिस्कस करेंगे। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, जब हम लोग डिस्कशन करते हैं तो क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ेंगे, 4 ऑप्शन को पढ़ेंगे और उनको कैसे क्लियर करना है, क्योंकि देखो परीक्षा की तैयारी के लिए जब अर्थव्यवस्था का बात होता है तो बहुत ध्यान से देखते हैं हम लोग। सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, सरकारी बजट में निम्नलिखित में कौन सी पूंजीगत प्राप्तियां हैं। मैंने बताया था पूंजीगत प्राप्तियां क्या है, फिर से डिस्कस कर देते। बहुत ऐसे लोग होंगे जो पहले बजट में नहीं थे और पहले वाले वीडियो में नहीं देखे थे कि क्वेश्चन क्या है। देखिए, जब ये बात कहता है कि पूंजीगत प्राप्ति क्या है, अब कैसे पता चलता पूंजीगत प्राप्ति क्या है, तो देखिए रेवेन्यू बजट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राजस्व बजट। देखिए राजस्व बजट के 2 प्रकार होते हैं, एक रेवेन्यू रिसिप्ट होता है और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। राजस्व प्राप्तियां, अब देखिए जिस तरह राजस्व प्राप्तियां होती हैं उसी तरह पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं। पूंजीगत प्राप्तियों को भी 2 प्रकार से डिफाइन किया गया, पूंजीगत रिसिप्ट और पूंजीगत प्राप्तियां। अब पूंजीगत प्राप्तियां जो हैं, जो गवर्नमेंट की पूंजी है, उससे कैसे प्राप्त होती है, इसमें यह डिस्क्राइब किया गया। ठीक है, अब ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन क्या कहता है, सरकार द्वारा अन्य पक्षों को दिए गए ऋण की ब्याज की प्राप्तियां। अब ऋण की ब्याज की प्राप्तियां हैं, कैसे हमें पता लगेगा कि ये पहला ऑप्शन इसका सही होगा कि गलत होगा, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जैसे देखेंगे एक एक करके। ठीक है, देखिए ऋण की ब्याज की प्राप्तियां नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोगों ने चारों घाटों को पढ़ा था। फिर से हम स्लाइड में चारों घाटों को फिर पढ़ा देंगे आपको। क्वेश्चन नंबर देखिए ऑप्शन सेकंड, लोक उद्यमों का लाभांश और लाभ। ठीक है, देखिए ना ही डिविडेंड और ना ही उनका प्रॉफिट। लोक उद्यमों का जो पब्लिक है, पीएसयू हैं, जनता से सरकार द्वारा लिया गया ऋण, जो जनता से सरकार द्वारा लिया गया ऋण। अब जनता से सरकार द्वारा कौन सा लिया गया ऋण है, देखिए पूंजीगत प्राप्तियों में होता है। इसको हम लोग डिफाइन कैसे कहते हैं, ट्रेजरी बिल पढ़ा होगा जिन्होंने, ट्रेजरी बिल जिसको हम लोग टी बिल कहते हैं, ट्रेजरी बिल। तो ट्रेजरी बिल यही होता है कि सरकार जो है पब्लिक की प्रॉपर्टी को खरीदती है और उसके बाद पब्लिक को क्या करती है, ट्रेजरी बिल के रूप में डिफाइन करती है। तो ये वाला क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक, डी संपत्ति की प्राप्तियां, संपत्ति की प्राप्तियां नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 अच्छे से क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, जेंडर बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए जैसे ही होता है जेंडर बजट, जेंडर बजट प्रणाली होती क्या है। अब देखिए वैसे देखे जाए तो विश्व में कम से कम, मैंने बताया था जब बजट के प्रकार को पढ़ाया था, तो 10 तरह के बजट होते हैं, लेकिन जेंडर बजट होता है स्पेसिफाई जेंडर के लिए। अब स्पेसिफाई जेंडर कैसे होता है, उसमें हम लोग बच्चों को शामिल करते हैं, महिलाओं को शामिल करते हैं, ठीक, जो हमारे सीनियर सिटीजन हो गए और विकलांग हैंडीकैप पर्सन। ठीक है, अब कहा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट सही सहायता से उत्तर दीजिए। ठीक है, अब देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ठीक है, बजट का जेंडर विश्लेषण। ठीक, दूसरा कह रहा है महिलाओं के लिए अलग अलग से बजट तैयार करना, भारत सरकार 2005 और 6 में जेंडर बजट प्रणाली को। देखिए कहने का मतलब है कि महिलाओं के लिए कोई अलग से बजट नहीं तैयार करेगा, ये ऑप्शन मोस्टली लोग उन्होंने कहा कि तुरंत महिलाओं के लिए, तो सेकंड ऑप्शन आपका गलत है। अब पहला और तीसरा ऑप्शन किस ऑप्शन में वेरी कर रहा है, देख लीजिए, आपको स्लाइड में आराम से दिख रहा होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, बी इज राइट। ठीक, देखिए जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे नहीं, तब तक आपके क्वेश्चन सही नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को देखिए और समझने की कोशिश करिए। नेक्स्ट देखिए अगला 13, बजट प्रभाव से आशय क्या है। अब बजट के प्रभाव से आशय क्या है। ठीक, देखिए बार बार बजट आ रहा है, कई बार एग्जाम में तुम्हारा पूछ देता है कि बजट, क्या बजट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं रिटर्न उल्लेख है, या बजट शब्द का भारतीय संविधान में उल्लेख है, नहीं, लेकिन बजट को बताया गया, डिफाइन किया गया, कौन सा, देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया, वित्तीय वार्षिक रिपोर्ट।
ठीक, उसमें बजट को। अब यहाँ बजट के प्रभाव से आशय क्या है, ठीक, बजट होता क्या है, कोई भी हम काम करते हैं तो उसको इम्प्लीमेशन करने के लिए हम सरकारी आय और व्यय का जो लेखा जोखा बनाएंगे वो हमारा बजट डिफाइन करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, आय के वितरण पर सरकारी व्यय और कर की नीतियों को प्रभाव। देखिए सरकारी व्यय और नीतियों पे कर का प्रभाव। देखिए बजट से सरकार को दो ही तरह का फायदा होता है, सरकार बजट बनाती है, राजस्व कलेक्ट करती है और टैक्स के माध्यम से, ठीक है। तो कर की नीतियां बनाएगी और सरकारी, और जो नीतियां बनाने के बाद खर्चा करेगी। भाई जब खर्चा करती है तो योजनागत और गैर योजनागत खर्चा करती है, तो ए ऑप्शन आपका सबसे अच्छा सुटेबल बनता है। लेकिन ऐसा नहीं है, कई बार चार ऑप्शन पढ़ना भी हमारे लिए बहुत उपयोगी हो जाता है। संसाधनों के आवंटन पर सरकारी व्यय का प्रभाव, नहीं, ये ऑप्शन आपका गलत है। निजी क्षेत्र में आय में संपत्ति के वितरण पे नीतियों का प्रभाव, ये भी गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं, जब हमें ए ऑप्शन मिल गया तो उपरोक्त में से कोई वाला ऑप्शन ही नहीं, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। जेंडर बजट से तात्पर्य, देखिए अभी हम आपको फिर बता चुके थे कि जेंडर बजट से क्या तात्पर्य होगा और जेंडर बजट क्या है। देखिए यहाँ महिलाओं के लिए पृथक बजट, फिर मैंने कहा था यही ऑप्शन आपका गलत हुआ, उसमें महिलाओं के लिए पृथक बजट, ऑप्शन एक नहीं करेक्ट। बी ऑप्शन देखिए महिला सशक्तिकरण के लिए एक उपकरण है, हाँ ये हो सकता है, क्यों हो सकता है, देखिए वोमेन इन पावर को बढ़ावा देने के लिए आपने देखा निर्भया फंड बनाया था गवर्नमेंट ने, और बजट में निर्भया फंड में हर बार वो कभी कभी 100 करोड़ 500 करोड़ रुपए डालते थे, तो महिला सशक्तिकरण वोमेन इन पावर के लिए। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, महिलाओं के प्रति भेदभाव का उदाहरण है, हो ही नहीं सकता, कोई ऐसा बजट में प्रावधान ही नहीं। पुरुष और महिलाओं के लिए पृथककरण बजट, ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं, तो 14 का हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को और आपके क्वेश्चन एग्जाम में अच्छे से सही होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, यदि कुल राज्यकोषीय घाटों में ब्याज अदायगी को घटा दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, ठीक है। जैसे हम लोगों ने चार घाटों को पढ़ा था, फिर से एक बार इनको रिव्यू कर लेते हैं और चारों घाटों को क्लियर करते हैं। राजस्व घाटा की परिभाषा हमने बताई थी कि आर डी इज इक्वल टू आर ई माइनस आर आर। कहने का तात्पर्य है रेवेन्यू डिफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अगला ऑप्शन नंबर 2 सकल प्राथमिक घाटा। सकल प्राथमिक घाटा मतलब प्राथमिक घाटा, प्राथमिक घाटे में क्या कहते थे, पी डी इज इक्वल टू एफ डी माइनस इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट, ठीक। हिंदी में मीनिंग क्या हुआ, प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। ऑप्शन में क्या कह रहा, राजकोषीय घाटा में ब्याज अदायगी को घटा दिया जाए, तो ऑप्शन बी आपका सुटेबल आ गया, ठीक है। तो क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा। लेकिन फिर भी हम लोग चारों घाटों को पढ़ लेते हैं। पूंजी घाटा क्या कहलाता था, ठीक। देखिए अब पूंजी घाटा कुछ होता नहीं है, तो पूंजी घाटे को हम लोग क्या कह देंगे, राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा को पढ़ने के लिए हमने आपके क्या बताया था, एफ डी इज इक्वल टू बी डी, बी डी मतलब बजटी डिफिसिट माइनस बारोइंग अदर लायबिलिटीज, ठीक है। राजकोषीय घाटा बजटी घाटे में से उधार व अन्य देयताओं को जोड़कर प्राप्त कर दिया जाता है, और लास्ट में ऑप्शन नंबर डी बचता है जिसको हम लोग बजटी घटते हैं। तो बी डी इज इक्वल टू क्या होगा, बी डी का टोटल एक्सपेंडिचर्स माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ इनकम, ठीक। बजटीय घाटे में कुल आय को कुल व्यय से घटा देते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, तो बी वाला ऑप्शन आपका क्लियर सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा, राजकोषीय घाटा निम्नलिखित में से तादात्म्य रखता है। देखिए राजकोषीय घाटा की बात करें तो देखिए बजटीय घाटा और सरकारी घाटा को उधार देता, अभी हम लोगों ने इसके पहले क्वेश्चन नंबर 15 में पढ़ चुके हैं कि हम लोग कैसे निकालेंगे राजकोषीय घाटा। फिर से हम फार्मूला बता देते, हम लोग चार्ट बनाया था एफ डी फिजिकल डिफिसिट इज इक्वल टू, ठीक है, बी डी प्लस बारोइंग अदर लायबिलिटीज, क्या होगा, बारोइंग अदर लायबिलिटीज, ठीक है।
अब देखिए इसमें क्या है, बजटीय घाटा और सरकार की बाजार की उधार देयताएं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सिटेबल जा रहा है 16 ऑप्शन पे, तो आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कुल प्राप्तियां गलत हो गया, बजट उधार लेना उपयुक्त सही हो गया। कहने का तात्पर्य है कि एक बार अगर आपने चारों घाटों को पढ़ लिया तो आपके सारे क्वेश्चन सही से हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, कुल आगमन और कुल व्यय के बीच में क्या अंतर कहलाता है। अब देखिए फिर हिंदी वाली बात आ गई कि आगमन हो गया, व्यय हो गया, कैसे निकालेंगे। तो अब हिंदी नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर पेपर में आ गया तो आपको समझ के तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कैसे आपका सही होगा, कुल आय और कुल व्यय, ठीक है, के बीच में अंतर कौन से बजट में कहलाता है। ठीक है, पूंजीगत घाटा होता है, आगमन घाटा होता है, राजस्व घाटा होता है, बजटीय घाटा होता है। ये आगमन घाटा, ठीक, अब ये नहीं समझ में आ रहा बच्चों को कि कैसे इसको क्लियर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपने बजटीय घाटा की परिभाषा पढ़ी है, देखिए पूंजीगत घाटा पढ़ा है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे दो तो परिभाषा आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। तो बजटीय घाटा का परिभाषा अगर आपने पढ़ा है, बी डी इज इक्वल टू, हम लोगों ने कितनी बार आपको पढ़ाया, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर्स माइनस टोटल रिसिप्ट। कुल आय में कुल व्यय को घटा देते हैं तो बजटीय डिफिसिट आ जाता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, भारत के निर्यातों में किस मद से विदेशी मुद्रा ठीक पैदा करने का सर्वाधिक महत्व है। मद का मतलब होता है कैसे हम विदेशी मुद्रा को सर्वाधिक रूप में निकाल सकते हैं। नगीन और आभूषणों के द्वारा, ठीक है, निर्यात हम एक्सपोर्ट करें, ठीक, इंजीनियरिंग वस्तुएं, निर्मित वस्तु, रासायनिक पदार्थ या उत्पाद। ठीक, तो कहने का मतलब है कि इसमें ज़्यादातर लोगों का ऑप्शन होगा कि हम वस्तु से सबसे ज़्यादा आभूषण वस्तु का पैसा पैदा करें बाहर एक्सपोर्ट करके, ठीक, रासायनिक पदार्थों उत्पादों से, इंजीनियरिंग वस्तुओं से। लेकिन हमारे यहाँ नगीना और आभूषण जो हमारे रत्न हैं उनसे भारत को सर्वाधिक रूप में, पेट्रोल हम विदेशों से सर्वाधिक लेते हैं, और अगर हम लोग निर्यात की बात करते हैं, आयात हमारा पेट्रोल का सर्वाधिक है, निर्यात नगीना तथा आभूषण की वस्तुएं हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि सरकार का बजट 31 मार्च तक पारित ना हो सके तो सरकारी व्यय किस आधार पर किया जाता है। ठीक, देखिए बजट को जो प्रावधान है मैंने बताया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1112, ठीक, में बताया गया एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट, उसमें बताया गया फरवरी माह के अंतिम सप्ताह, ठीक, और मार्च के प्रथम सप्ताह में बजट को प्रस्तुत कर दिया जाता है। देखिए भारतीय व्यवस्था में बताया गया जब बजट को सुनाया जाता है तो बजट के 3 मुख्य कंपोनेंट होते हैं, फाइनल असेसमेंट पिछले साल का, रिवाइज असेसमेंट करंट ईयर का होता है, और प्रोग्रेसिव असेसमेंट नेक्स्ट ईयर का बनाया जाता है। और कहा जाता है कि बजट को फाइनली 31 मार्च तक की पारित ही करा दिया जाए, क्योंकि 1 अप्रैल से आपका क्या हो जाता है, फाइनेंशियली स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें ऑप्शन है कि साख अनुदान, अनुपूरक अनुदान, लेखा अनुदान। देखिए बजट को हमारा लेखा अनुदान के माध्यम से किया जाता है। देखिए यहाँ क्रेडिट वैलिडिटी नहीं है तो क्या हुआ, लेखा अनुदान के माध्यम से, तो ये हो जाएगा। अनुपूरक अनुदान, देखिए अनुपूरक अनसप्लीमेंट्री बजट होता है तो वो जब होता है जब सरकार में कोई कैजुअलिटी, जैसे महामारी आ गई, पैंडेमिक की सिचुएशन हो गई, गवर्नमेंट को क्या है, अनुपूरक अनुदान और बजट को लाना है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। जब राजकोषीय घाटे में कुल ब्याज भुगतान को घटा दिया जाए तो अवशेष क्या होगा, फिर वही क्वेश्चन आ गया घाटे का। ठीक है, तो अब राजकोषीय घाटे में हमने घटाया है, तो देखिए राजकोषीय घाटे में अगर हम ब्याज भुगतान को घटाएंगे, ठीक है, तो क्या आएगा। तो सिंपल सी बात है, सब लोग जानते हैं कि हम लोगों ने कई बार इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं और मैं बहुत अच्छे से क्लियर भी हो गया। क्या, प्राथमिक घाटा। कैसे प्राथमिक घाटा हो गया, प्राथमिक घाटा का हमने फार्मूला बताया था, ठीक है, कि प्राइमरी डिफिसिट इज इक्वल टू, ठीक है, क्या होता है, फिजिकल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो प्राथमिक घाटा आपका राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक घाटा बाजार में है, फिर वही क्वेश्चन आ गया जैसा 21, राजस्व के पूंजी खाते में अंतर, राजस्व घाटे में भुगतान कम करने की, नई करेंसी पूर्ति करने, कुल राजस्व के अंतर में। तो फिर हमने कहा देखो हमेशा जो हमने आपको 60 फार्मूले बताए हैं, अगर ये आपको याद रहेंगे, अपनी नोटबुक में लिख लेंगे, तो आपका क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ 99% कभी गलत नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट,
ये है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, राजकोषीय नीति का उद्देश्य क्या होता है? देखिए, जो हमारी फिजिकल पॉलिसी बनाई जाती है उसका उद्देश्य क्या है? आर्थिक वृद्धि करना, रोजगार की उत्पत्ति करना, कीमतों में स्थिरता लाना, उपयुक्त में सभी। देखो, गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी बनाती है तो सिर्फ एक के लिए नहीं बनाती है, आर्थिक वृद्धि को भी करती है, ठीक है, रोजगार भी उत्पन्न हो, कीमतों में स्थिरता आ जाए, कहने का मतलब ऑल ऑफ दीज। डी ऑप्शन सही, सभी हमारे सही होंगे। देखिए, ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो पॉजिटिविटी में जाना चाहिए और क्वेश्चन के सभी ऑप्शन करेक्ट होते हैं, ठीक। देखिए, जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे तब तक इन क्वेश्चनों को आप समझ नहीं पाओगे। स्लाइड में देख लिया, वीडियो देख लिया तो आप सोचे आ गया, ऐसा नहीं है। इन क्वेश्चनों का अभ्यास करना है, सेट पेपर लगाइए, क्वेश्चन देखिए और अच्छे से समझिए। प्राथमिक घाटे से अभिप्राय क्या है? प्राइमरी डिफिसिट से क्या अभिप्राय है? फिर मैं अभी आपको बता चुका था कि प्राइमरी डिफिसिट, बार बार एक क्वेश्चन को इसलिए हम लोग करा रहे हैं कि स्लाइड में इतना पक्का हो जाए कि ऑप्शन आए और आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। राज्यकोषीय घाटा जमा ब्याज भुगतान, ठीक है, राज्यकोषीय घाटा ऋण भुगतान, ठीक। अब देखिए, एक जैसे दो ऑप्शन बनाए गए हैं कि बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। अब तुरंत बच्चा देखेगा पहला वाला ऑप्शन पे जाएगा, बल्कि इसमें जमा भुगतान कहा गया और इसमें क्या गया, ऋण भुगतान कहा गया है। हम जमा भुगतान नहीं कर रहे, ऋण भुगतान कह रहे हैं, इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा 23 का। क्वेश्चन नंबर 24, शून्य आधारित बजट प्रणाली, ठीक। पहली वाली स्लाइड जब पढ़ाई थी तो शून्य आधारित बजट के बारे में बताया था, जीरो बजट, ठीक है। देखिए, अब जो लोगों ने पहला वाला स्लाइड किया तो तुरंत पता हो गया कि शून्य बजट को किसने, ठीक है। देखिए, पीटर प्रायर, उन्होंने 1970 में शून्य बजट का कॉन्सेप्ट लेके आए थे और इंडिया में राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने शून्य बजट को स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो गया, सी करेक्ट हो गया। क्लियर? जब सरकार अपनी राजस्व से आय से अधिक खर्च करती तो इससे अधिक क्या होता है? इनकम कम हो और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गवर्नमेंट का। और हमेशा मैंने बताया था, इसी कॉन्सेप्ट बेस पे हमने 4 घाटे पढ़ा दिए थे, प्राथमिक घाटा, राज्यकोषीय घाटा, बजटीय घाटा, राजस्व घाटा। फिर हम लोग डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। प्राथमिक घाटा राज्यकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान हो जाएगा, ठीक। राज्यकोषीय घाटा बजटीय घाटा प्लस उधार व अन्य देयताएं हो जाएगा, ठीक। बजटीय घाटा क्या होता है, कुल व्यय माइनस कुल आय, ठीक। और आपका देखिए क्या है, राजस्व घाटा क्या होता है, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। तो ऑप्शन क्या हुआ, डी सही हुआ। चारों घाटे फिर आपने पढ़ लिए। और देखिए, इतने अच्छे से स्लाइड 1 में और स्लाइड 2 में आपका क्वेश्चन पढ़ाया, और अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाता है तो फिर हम लोगों का घाटा हो गया कि आपका क्वेश्चन गलत हो गया। तो आई होप घाटे बहुत अच्छे से समझ में आएंगे होंगे, ठीक। और देखिए, ये हम लोग टोटली बेस्ड बजट पे ही हम लोगों ने स्लाइड पे काम किया और बनाया, और जिन लोगों ने नहीं देखा उनका बहुत लॉस हो गया, मतलब घाटा ही हो गया। तो इसलिए अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें, चैनल लाइक करें, आगे से घाटा ना हो। तो इसलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग और बैंकिंग से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ेंगे, देखेंगे। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।